नमस्कार दोस्तों, आप सफलता ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट का, जो हमने यूरोप में राष्ट्रवाद नाम के चैप्टर से लिया है। तो ये एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है। तो चलिए, यूरोप में राष्ट्रवाद जो इतिहास का फर्स्ट नंबर चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो चलिए देख लीजिए, ये वर्ग 10 के इतिहास का है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद, सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद आधुनिक युग की राजनीति की परिणाम है, जो एक विशेष भौगोलिक और सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में विकसित होती है। तो चैप्टर नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद से जो वर्ग 10 के लिए ये वर्ग 10 के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर राष्ट्रवाद क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कहता है राष्ट्रवाद आधुनिक युग की राजनीति चेतना का परिणाम है, जो एक विशेष भौगोलिक और सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में विकसित होता है। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। तो यहाँ पर दोस्तों, आपसे प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद जो है, प्रश्न अगर पूछता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो राष्ट्रवाद आधुनिक युग की राजनीतिक चेतना का परिणाम है, जो एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में विकसित होता है। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, बात करते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास में जो थे, उस समय जब राष्ट्रवाद का विकास हुआ, तो राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण तत्व जो है कौन कौन से थे, इस पे चलिए एक नज़र डालते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के विकास के महत्वपूर्ण कारण को लिखिए। तो राष्ट्रवाद के विकास के जो सहायक तत्व थे, उनमें से फर्स्ट नंबर जो तत्व था, पुनर्जागरण के परिणाम उत्पन्न परिस्थितियाँ। जो पुनर्जागरण हुआ था यूरोप में, उसके परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न परिस्थिति हो गई थी, वो जो है कि राष्ट्रवाद के सहायक में प्रथम कारण थे। नंबर 2 कारण देख लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, जो फ्रांस में क्रांति हुआ था, उसका भी प्रभाव जो है राष्ट्रवाद के विकास में सहायक हुआ। इसके बाद तीसरा नंबर में देख लीजिए, तीसरा नंबर में कहता है नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं प्रशिक्षण व्यवस्था, ये भी राष्ट्रवाद में एक सहायक तत्व था। इसके बाद देख लीजिए, चौथा नंबर पॉइंट कहता है मध्य वर्ग का उदय एवं उदारवादी सोच। इसी बीच, इन सब के बीच मध्य वर्ग का उदय हो चुका था एवं उदारवादी का सोच जो था, वो यहाँ पर राष्ट्रवादी का जो है सहायक तत्व शामिल किया गया था। 5वां नंबर कारण देखिए, तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश। उस समय तत्काल में जो सामाजिक परिवेश रहा होगा, समाज रहा होगा, एवं उनका जो सांस्कृतिक रहा होगा, वो भी राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व थे। और छठा नंबर देख लीजिए, मेटरनिक की जो छठा नंबर कहता है कि मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति था, ये भी राष्ट्रवाद में एक सहायक तत्व था। तो चलिए देखते हैं कि आगे राष्ट्रवादी चेतना का परिणाम जानते हैं कि राष्ट्रवादी चेतना का परिणाम क्या हुआ। तो राष्ट्रवादी चेतना का जो परिणाम जो हुआ, सबसे पहले फर्स्ट नंबर में देख लीजिए, 1830 की जुलाई क्रांति हुआ। राष्ट्रीय चेतना का परिणाम क्या हुआ? 1830 की जुलाई की क्रांति हुआ। और पूछ सकता है आपको कि 1830 के में जो जुलाई की क्रांति हुआ था, उसका कारण क्या क्या था। तो आप लिखिएगा यहाँ पर
कि 1830 की जुलाई का जो क्रांति हुआ था उसका कारण था, नंबर 1 में देख लीजिए, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति जो है 1830 की जुलाई क्रांति के एक कारण था। नंबर 2 कारण देख लीजिए, चार्ल्स दशम एवं पेलगिनियन का निरंकुश शासन, ये सेकेंड नंबर 1830 के क्रांति का कारण था। नंबर 3 में देख लीजिए, उदारवादियों द्वारा अभिविभाजित वर्गीय व्यवस्था का विरोध। जो उस समय वर्गीय व्यवस्था था उसका जो है उदारवादियों ने विरोध किया, और यही सब कारण जो था 1830 की जुलाई की क्रांति का था। यानी आपसे पूछ सकता है कि 1830 के क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है तो जुलाई की क्रांति। और दोस्तों, आप अपने एनसीईआरटी बुक को ध्यानपूर्वक से पढ़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा बुक के चैप्टर से ही आते हैं। तो चलिए, और अगर ये पूछता है कि 1830 के जुलाई के क्रांति के कारण और परिणामों को लिखे, तो आपको यहाँ बता दें कि 1830 में जो जुलाई की क्रांति हुआ था उसका परिणाम जो है कुछ इस तरह से था। तो 1830 के जुलाई की क्रांति का परिणाम यहाँ पर देख लीजिए, लुई फिलिप शासक बना और चार्ल्स दशम इंग्लैंड पलायन किया। पहला नंबर कारण यहाँ पर देख लीजिए कि लुई फिलिप शासक बन बैठा और चार्ल्स दशम जो थे इंग्लैंड पलायन कर गए। दूसरा नंबर इसका परिणाम हुआ, उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। और तीसरा नंबर कारण को देख लीजिए, मेटरनिक व्यवस्था को चुनौती मिली। और चौथा नंबर कारण, राजशाही एवं चर्च के प्रभाव को, जो राजशाही एवं चर्च का उस समय जो प्रभाव था उसको जो है चुनौती मिली। तो 1830 के क्रांति का ये परिणाम था। चलिए अब जानते हैं कि राष्ट्रीय चेतना का अगला नंबर, सेकेंड नंबर जो था, क्या परिणाम हुआ। तो सेकेंड नंबर परिणाम में देख लीजिए 1848 ईस्वी की क्रांति हुई। 1830 के क्रांति के बाद 1848 ईस्वी में क्रांति हुई, जिसका कारण जो था वो लगभग ये था। उसका कारण 1830 के क्रांति का फर्स्ट नंबर कारण को देख लीजिए, लुई फिलिप की कमज़ोर एवं उदारवादी नीति, असफल विदेशिक नीति और भूखमरी एवं बेरोजगारी जो था 1848 ईस्वी के क्रांति का कारण था। और जिसका परिणाम जो है यहाँ पर, जो 1848 के क्रांति का परिणाम जो निकल कर सामने आया, वो परिणाम कुछ इस प्रकार था। वो परिणाम आपको नंबर 1 में पूरा ततन व्यवस्था का अंत एवं द्वितीय गणराज्य की स्थापना, 1848 के क्रांति का परिणाम। इसके बाद सेकेंड नंबर में देखिए, नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन तृतीय था वो फ्रांस का सम्राट बन गया। और नंबर 3 कारण था परिणाम का, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। और यहीं से 1848 के क्रांति से ही इटली एवं जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का आरंभ हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ पर इटली का एकीकरण कैसे होता है। तो सबसे पहले इटली के एकीकरण के बाधक तत्व, जो पूछेगा कि इटली के एकीकरण के बाधक तत्व क्या थे, तो इटली के एकीकरण के जो बाधक तत्व थे, नंबर 1 में देखिए, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ थी। जो वहाँ का भौगोलिक परिस्थितियाँ थी वो बहुत विषम परिस्थितियाँ थी। नंबर 2, पड़ोसी देशों का हस्तक्षेप, ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि जो पड़ोसी देश थे, ऑस्ट्रिया, वो इटली का एकीकरण नहीं चाहते थे। आपसे पूछा जाएगा कि इटली के एकीकरण में बाधक कौन था, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रिया जो है सही आंसर हो जाएगा। और इटली के एकीकरण में जो तीसरा नंबर बाधक तत्व था वो था, आपको यहाँ पर देख लीजिए, पोप का प्रभाव। ये 3 चीज़ जो है इटली के एकीकरण में बाधक तत्व थे। और देख लीजिए कि एकीकरण में जो अब
सहायक तत्व क्या थे। तो इटली के एकीकरण में जो सहायक तत्व थे वो यहाँ पर नंबर फर्स्ट में इटली के एकीकरण में जो सहायक तत्व थे, नंबर 1 में देख लीजिए राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। ऑप्शन नंबर 2 को देख लीजिए, नंबर 2 कारण जो सहायक तत्व था फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव, नेपोलियन का सैन्य अभियान और मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी सोच एवं नागरिक आंदोलन। इसके बाद मैजनी, काउंट काबूल, मैजनी जो था काउंट काबूल और गौरी वाल्डी का योगदान जो था इसका कारण थे। अब एकीकरण की प्रक्रिया, अब जानते हैं कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया जो था वो किस प्रकार से था। तो एकीकरण की प्रक्रिया, मैजनी का योगदान। तो आपको बता दें कि यंग इटली नामक 1831 में मैजनी ने स्थापना किया था। यंग इटली का स्थापना 1831 में मैजनी के द्वारा किया गया था। इसके बाद यंग यूरोप 1834 की स्थापना यहाँ पर हुआ था। इसके बाद देख लीजिए कि 1848 के क्रांति के बाद पुनः वापसी एवं जनवादी आंदोलन की यहाँ पर शुरुआत हो गई थी। और अगला देख लीजिए ऑस्ट्रिया द्वारा सिडनिया पिंडमोंडा के शासक एल्बर्ट की पराजय के बाद पुनः जो था पलायन, पुनः जो वो थे पलायन कर गए थे। अब यहाँ पर काउंट काबूल के बारे में कुछ जानते हैं। काउंट काबूल जो थे, काउंट काबूल को जो पूछा जा सकता है कि काउंट काबूल को किस पद पर नियुक्त किया गया, तो प्रधानमंत्री पद पे। तो विक्टर एनुमुलल का प्रधानमंत्री बनना। अब 1853 से 54 में क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस का कूटनीतिक रूप से सहयोग। नंबर 3 में देखिए नीस और सेवाए को नेपोलियन तृतीय को देने का वादा किया। 1859 से 60 में लोम्बार्डी पर अधिकार, लेकिन फ्रांस के विरोध के कारण जो है यहाँ पर वेनेसिया ऑस्ट्रिया के ही कब्जे में रहा। और 1860 से 61 में परमा, मोडेना, टस्कनी पर अधिकार हो गया। जो काउंट काबूल जो थे ये किए। अब देख लीजिए आगे जो है कहता है कि एकीकरण में जो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति था गौरी वाल्डी जो थे, वो एक पेशे से नाविक और मैजनी के विचारों का समर्थक, आगे चलकर काबूल के प्रभाव से संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गए। अब पूछेगा कि गौरी वाल्डी पेशे से क्या थे, तो सही आंसर यहाँ पर नाविक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार किया। विक्टर एनुमल द्वितीय का प्रातिनिधिक शासक बने और 1862 में रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन काबूल से मुलाकात के बाद योजना का उन्होंने परित्याग कर दिया। इसके बाद उन्होंने इटली के दक्षिण क्षेत्र के शासक बनने का प्रस्ताव खारिज किया और अपनी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान का जीवन व्यतीत किया। यानी आपको गौरी वाल्डी का इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण जो योगदान रहा। अब यहाँ पर जानते हैं कि एकीकरण का अंतिम चरण क्या था। तो एकीकरण देख लीजिए 1862 में काबूल के मृत्यु के बाद रोम और वेनेसिया पर विक्टर एनुमल ने स्वयं अधिकार किया और 1870-71 के फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध से उपजी अनुकूल परिस्थितियां के कारण पोप वेटिकन सिटी के राजमहल में सिमट गया और संपूर्ण रोम पर इटली का अधिकार हो गया। इस तरह इटली का एकीकरण पूरा हो गया। तो जानते हैं जर्मनी के एकीकरण। तो जर्मनी के एकीकरण का जो तत्व था, जर्मनी के एकीकरण में जो है, तो ये तो इटली के एकीकरण था। अब जर्मनी के एकीकरण के बारे में जानते हैं। तो जर्मनी के एकीकरण के जो बाधक तत्व थे वो थे भौगोलिक रूप से लगभग 300 इकाइयों में विभाजित था। जर्मनी
300 इकाइयों में विभाजित था। नंबर 2 में देखिए, उत्तरी जर्मनी पेटोस्टो एवं दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बाहुल्य थे। राष्ट्रवाद के प्रारंभिक भावना का यहाँ पर अभाव था और एकीकरण में जो सहायक तत्व जो थे वो यहाँ पर जो निकल के आए थे। जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का सैन्य अभियान एवं राइन राजसंघ की स्थापना। और पूछेगा कि राइन राजसंघ की स्थापना किसने की, तो यहाँ पर सही आंसर नेपोलियन बोनापार्ट जो है, नेपोलियन सही हो जाएगा। बुद्धिजीवियों यथा हीगेल, काउंट, हम्बोल्ट आदि की राष्ट्रवादी इनका जो राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव जो था ये इन पर पड़ा। इसके बाद तत्पश्चात देख लीजिए, शिक्षक छात्र संगठन, ब्रूसन सेफेट मेटरनिक का दमनकारी कानून, काल्सवाद एवं व्यापारियों की संस्था, जाल्वेराइन का योगदान। अब जाल्वेराइन के योगदान यहाँ पर था। अब पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जाल्वेराइन कैसी संस्था थी, तो व्यापारियों की ये संस्था थी। विलियम और बिस्मार्का का अभिभाव जो था ये सहायक तत्व थे। अब बिस्मार्का एवं जर्मनी का एकीकरण। अब यहाँ पर जानते हैं कि बिस्मार्का जो थे वो जर्मनी के एकीकरण में क्या किए, तो बिस्मार्का एवं जर्मनी के एकीकरण जर्मन डायट में प्रसा का प्रतिनिधि एवं निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। सैन्य शक्ति के महत्व को समझते हुए लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया। किसने, तो बिस्मार्का ने। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया, तो सही आंसर बिस्मार्का हो जाएगा। 1864 में ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित किए। कौन, तो बिस्मार्का ने किए। तो चलिए अब आगे नंबर 1 में स्लेविंग पर जर्मनी एवं जर्मन बाहुल्य हेलिस्टिक का ऑस्ट्रेलिया का प्रभुत्व माना, यह उसकी कूटनीति चाल रही। इसके बाद होलिस्टन के जर्मन आबादी को भड़काकर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध का माहौल का निर्माण किया। 1866 के सोडवा के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की पराजय तथा फ्रसा से ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व समाप्त। दक्षिण जर्मन राज्य में हस्तक्षेप एवं स्पेन की राजगद्दी के सवाल पर फ्रांस से युद्ध का माहौल का निर्माण। अगला, नेपोलियन तृतीय द्वारा 19 जून 1870 को फ्रांस पर आक्रमण, लेकिन सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय। 18 मई 1871 को फ्रांस के साथ फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूर्ण हुआ। तो पूछा जा सकता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ, तो 1871 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अन्य देश में राष्ट्रीय आंदोलन, जो अन्य देश में राष्ट्रीय आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, तो यूनान को जानते हैं। तुर्की के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना के उदय एवं इंग्लैंड, फ्रांस एवं रूस के सहयोग से 1832 में यूनान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ और यहाँ पर इंडियानापोल की संधि 1829 में हुआ। पूछा जा सकता है कि इंडियानापोल की संधि कब हुआ, तो 1829 में हुआ। हंगरी ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव के विरुद्ध कसूत और फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी द्वारा लोकतांत्रिक आंदोलन। 1846 को ऑस्ट्रिया के सरकार द्वारा हंगरी में स्वतंत्र मंत्रिपरिषद की मांग स्वीकार। प्रतिनिधि सभा में राजधानी बुडापेस्ट में प्रतिवर्ष सम्मेलन को मानता एवं हंगरी के राष्ट्रीय स्मित को महत्व दिया। इसके बाद पोलैंड के बारे में जानते हैं। पोलैंड में राष्ट्रीय आंदोलन के रूप द्वारा दमन कर दिया गया। बोहिमा में राष्ट्रवादी आंदोलन को ऑस्ट्रेलिया द्वारा दमन कर दिया गया। तो ये था इस चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और ये इतिहास चैप्टर से था। यूरोप में राष्ट्रवाद जो वर्ग 10 के इतिहास से लिया गया फर्स्ट चैप्टर का महत्वपूर्ण बातें था, जिसे आप जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
आप बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।